सारी चीज़ें इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। और इन्होंने क्या दिया था, मानसिक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में इन्होंने बताया था, संज्ञानात्मक, इसका सिद्धांत दिया था इन्होंने। और ये क्या होता है, तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि मानसिक विकास का सिद्धांत जो कि जीन पियाजे ने दिया था। इन्होंने बताया था कि बच्चे किन किन अवस्थाओं में कैसे कैसे सोचते हैं, ये बातें या फिर बातें करते हैं, बच्चा कैसे तर्क लगा रहा है, कैसे सोच रहा है, कौन सी चीज़ को कैसे कर रहा है, ये सारी चीज़ें बच्चा कैसे कैसे किस किस स्टेज में करता है, किस किस उम्र में करता है, उसकी इन्होंने अलग अलग अवस्थाएं भी बताई हैं। इसे समझाने के लिए इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई हैं। तो आज हम इसी के ऊपर पढ़ेंगे, इसी के बारे में हम पढ़ेंगे, तो ध्यान से वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और आपको ये तो याद ही रखना है कि मानसिक विकास का जो सिद्धांत है, इसको इसको संज्ञानात्मक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। ये आपके जीन पियाजेट ने दिया था। इसके अलावा वाइगोत्स्की ने अलग दिया था, आपके ब्रूनर हैं, बंडूरा हैं, इनके भी क्वेश्चंस आते हैं। पर जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो हमेशा पूछे जाते हैं और 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं, वो है आपके जीन पियाजे एंड वाइगोत्स्की। तो आज हम इन्हीं के ऊपर चर्चा करेंगे। तो जीन पियाजे, इन अंकल जी के बारे में हम देखते हैं। जीन पियाजे, ये इनका जो जन्म है 9 अगस्त को हुआ था, 9 अगस्त को 1896 को, और मृत्यु हो गई थी इनकी 16 सितंबर 1980। ये डेट आपको ज़रूर याद रखनी है, क्योंकि ये सी टेट नहीं, ये यूपी टेट है। यहाँ पर फैक्चुअल चीज़ें आती हैं, 1 लाइन क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये आपके आ सकते हैं। स्थान ये थे स्विट्जरलैंड के। प्रतिपादित इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, प्रतिपादित किया था संज्ञानात्मक विकास। इन्होंने डेवलपमेंट स्टेज थ्योरी दी थी। एंड सबसे अच्छी बात, सबसे जो थोड़ी सी डिफरेंट भी लगेगी, अपने ही बच्चों पर इन्होंने प्रयोग किया था। इन्होंने अपने ही बच्चों पर प्रयोग किया था कि बच्चे कैसे ऑब्जर्व किया जाता है, बच्चे मतलब क्या क्या कैसे ऑब्जर्व करते हैं, कैसे बिहेव करते हैं। हर एक अवस्था में बच्चे का जो बिहेवियर है वो अलग होता है, एंड वो चीज़ों को कैसे ऑब्जर्व करके अपनी लाइफ में उन चीज़ों से सीखते हैं। ये जीन पियाजे ने एक्सपेरिमेंट किया था, प्रयोग किया था अपने ही बच्चों पर। इनकी एक पुस्तक भी है, पुस्तक का नाम है लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ चाइल्ड। इसका नाम आपको याद रखना है, ये आपका क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। मैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट इनके लेकर आई हूँ, जो बिल्कुल मेन चीज़ें हैं जहाँ से, और मैं इसमें क्वेश्चंस भी लेकर आई हूँ जो पहले बन चुके हैं, क्वेश्चंस आ चुके हैं एंड अब आने के चांसेस हैं। संज्ञानात्मक विकास, बच्चा जन्म से ही बौद्धिक रूप से सक्रिय होता है, ऐसा इन्होंने कहा था कि बच्चा जन्म से ही बौद्धिक रूप से सक्रिय होता है। ठीक है, इनके पॉइंट, जैसे कि हम इंडियंस हैं, हमें भारतीय बोला जाता है ना, तो इनको इसी तरह स्विस साइकोलॉजिस्ट बोला जाता था, स्विस। ये भी आपको याद रखना है, यानी कि स्विस मनोवैज्ञानिक। ठीक है, क्योंकि स्विट्जरलैंड के थे इसलिए स्विस, जैसे हम भारत के हैं और हमें भारतीय बोला जाता है, बिल्कुल उसी तरह से। नीचे अगर हम पढ़ें तो बौद्धिक विकास, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट जन्म से शुरू होता है। जीन पियाजे का मानना है कि जो बौद्धिक विकास है वो बच्चे के जन्म से ही शुरू हो जाता है। जैसे ही बच्चा पैदा होता है और उसका जो विकास है, बौद्धिक विकास, वो उसका शुरू हो जाता है। डिसकंटिन्यूस डेवलपमेंट, असतत विकास। अब असतत विकास क्या होता है, यानी कि वो विकास जो फ्लो में नहीं होता है, फ्लो टूटता है बीच में। ठीक है, ऐसा विकास जिसका फ्लो बीच में टूटता है, विकास असतत होता है। जैसे अलग अलग विशेषताएं देखने को मिलती हैं हर बच्चे में। जैसे कि मैं आपको एक दिखाती हूँ, ये एक लाइन मैंने की सीधी, और एक ये इस तरह से जा रहा है। ठीक है, तो अगर इसको देखेंगे तो ये है आपका असतत, ये वाला। क्यों? क्योंकि इसमें विकास कभी ऐसे हो रहा है, कभी ऐसे हो रहा है, इसमें बीच में बैरियर्स आ रहे हैं ना। तो ज़रूरी नहीं कि विकास ना एकदम सीधा, एकदम से बस होता चला जाए, चलता चला जाए, ऐसा नहीं होता। जीन पियाजे ने क्या बोला कि विकास जो है वो एक असतत तरीके से होता है। एक्टिव कंस्ट्रक्टर है, स्वयं ज्ञान बनाता है। जो बच्चा होता है वो स्वयं करके सीखता है, स्वयं ज्ञान बनाता है। डिस्कवरी लर्निंग, अनुभव से सीखता है। जैसे जैसे वो बढ़ता जाता है, उसके जो एक्सपीरियंस होते हैं लाइफ के, वो उनसे सीखता है। ये सारी चीज़ें जीन पियाजे ने बोली थी, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको आपको अच्छे से याद रखना है क्योंकि क्वेश्चंस बनते हैं। जीन पियाजे ने और किस किस चीज़ पर बात की है, यानी कि रचनावादी है ना, रचनावादी कंस्ट्रक्टिविज्म के बारे में उन्होंने बात की है। रचनावादी, इसमें होता है कि बच्चे पूर्व ज्ञान के आधार पर नया ज्ञान जोड़ता है, नया ज्ञान सीखता है। पहले उसने कोई चीज़ सीखी होती, सीख गया, अब उसी के आधार पर वो नई चीज़ों को सीखेगा। एंड दूसरा होता है निर्माणवादी। निर्माणवादी यानी कि बच्चा अपने न्यू थॉट्स को निर्माण कर रहा है, नए नए विचारों को वो निर्माण कर रहा है। एंड जीन पियाजे ने बच्चों को क्या बोला था, लिटिल साइंटिस्ट। बच्चा लिटिल साइंटिस्ट होता है, यानी कि सक्रिय रूप से खोजबीन करता होता है, नन्या वैज्ञानिक। ये आपको याद रखना है कि लिटिल साइंटिस्ट, नन्या वैज्ञानिक शब्द जो है वो जीन पियाजे के सिद्धांत में ही आता है। इससे मतलब होता है कि जो बच्चा होता है ना, वो नई नई चीज़ों को सीखता है। जैसे आपके घर में बच्चे होंगे, आसपास बच्चे होंगे, तो आपने देखा होगा ऐसी ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं कि जो पेरेंट्स भी देखकर शॉक्ड हो जाते हैं कि अरे ये बच्चा तो बड़ा तेज है, ये ऐसे कैसे कर रहा है ना। तो वो नई नई चीज़ें करते हैं, सक्रिय खोजबीन करते होते हैं, नई नई चीज़ें ट्रिक निकाल कर लाते हैं, नए नए खेल सीखते हैं, नए नए तरीके से वो कामों को करते हैं। तो और हर एक बच्चे का पैटर्न अलग होता है, हर एक बच्चा कुछ अलग करता है, कुछ चीज़ें सिमिलर होती हैं।
इनका कहने का मतलब ये था कि बच्चे को हम फ्रीडम देंगे ना तो बच्चा खुद से ही सीखता है। अब हम इनकी स्टेज के बारे में बात करते हैं। पियाजे की 4 अवस्था थी, ठीक है, इसको भी आप समझिएगा। इसको अगर शॉर्ट में याद करने की ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे याद कर सकते हैं। पहले वन बाय वन पढ़ते हैं। इन्होंने 4 अवस्थाएं दी थी। सबसे पहले थी संवेदी अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज, जो कि जन्म से 2 वर्ष तक होती है। इसके अंदर इंद्रियों और क्रियाओं से बच्चा सीखता है ना। जैसे कि बच्चा जब बिल्कुल पैदा होता है तो वो कैसी कैसी चीज़ों को सीखता है। क्विंग करना सीखता है पहले, ठीक है, अपने हाथ पैरों को हिलाना सीखता है, इस तरह से इंद्रियों से और क्रियाओं से सीखता है, अपनी आंखों को घुमाता है, धीमे धीमे वो इन सारी चीज़ों को सीखता है। सेकंड है आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि आपकी 2 से 7 वर्ष तक की होती है। कल्पना शक्ति अधिक होती है, तर्क कमज़ोर होता है। और ये आपको पॉइंट्स याद रखने हैं कि किसके अंदर क्या आ रहा है, क्योंकि ये क्वेश्चन ये एज इट इज़ जो वर्ड्स है ना, ये आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए वर्ड्स हैं जो ऑप्शंस में होते हैं आपके, वो सब यहाँ लिखे हुए हैं। तो इन पर आपको फोकस करना है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था प्री ऑपरेशनल स्टेज में, जो कि 2 से 7 वर्ष तक होती है, इसमें बच्चे की कल्पना शक्ति अधिक होती है एंड तर्क कमज़ोर होता है, यानी कि वो इतनी लॉजिकल थिंकिंग नहीं लगा पाता, लॉजिकल तरीके से बच्चा नहीं सोच पाता है। नेक्स्ट है आपकी तीसरी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्ट्रेट ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 7 से 11 वर्ष तक होती है। बच्चा तर्क करना शुरू कर देता है, लॉजिकल तरीके से बच्चा सोचना शुरू कर देता है इसके अंदर। और जैसे कि कल्पना के आधार पर वो थिंकिंग करना शुरू कर देता है। कल्पना के आधार पर थिंकिंग करना, इट मीन्स कि अगर बच्चे ने कुछ पढ़ा है, कुछ देखा है, तो वो उसके बारे में सोचेगा, यानी कि एक इमेजिनरी जो उसने चीज़ें देखी है, पढ़ी है, वो इमेजिन करेगा एंड उसके बेसिस पर वो आंसर देगा या अपने थॉट्स को प्रेजेंट करेगा, वो सोचेगा, यानी कि बच्चा तर्क करना शुरू कर देता है, वास्तविक चीज़ों पर सोचता है। जो रियलिस्टिक चीज़ें होती हैं उन पर वो सोचता है। हम उसे बुद्धू नहीं बना सकते। जैसे हम छोटे बच्चों को बोल देते हैं ना, सो जा सो जा भूत आ जाएगा। तो ये जो तीसरी अवस्था है, 7 से 11 वर्ष की अवस्था, इस एज में हम ऐसा नहीं कर सकते। बच्चा रियलिस्टिक हो जाता है, वो वास्तविक चीज़ों को जानने पहचानने लगता है, क्या सच है, क्या झूठ है, क्या गलत है, ये सारी समझ उसके अंदर आने लग जाती है। एंड फोर्थ पॉइंट है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 11 वर्ष से 14 वर्ष बोली जाती है वैसे तो, बट इसमें 11+ है। इसके अंदर बच्चे की एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप हो जाती है, लॉजिकल तर्क विकसित हो जाता है, बच्चा बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल हो जाता है, समझदार हो जाता है। एंड मैंने यहाँ पर लिखा है एग्जाम ट्रिक। अब आप इसको याद कैसे करेंगे? इसको याद करने का, जैसे कि यहाँ पे SPCF, SPCF, आपको इसका सीक्वेंस याद करना है, सेंसरी, प्री, कॉन्ट्रेट एंड फॉर्मल। क्योंकि ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि सबसे पहले कौन सी अवस्था आती है, दूसरे नंबर पर कौन सी, तीसरी, इसको सही सीक्वेंस में आप लगाओ। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो ये सबसे बेस्ट है याद रखने का तरीका। SPCF शॉर्ट है, ये मैंने आपको बताई। अगर आपको याद ना हो, आप कंफ्यूज हो, तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। डिटेल में पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप, इसके अंदर क्या क्या पॉइंट्स हैं, कौन सी स्टेज में कौन सी चीज़ें होती हैं, बच्चा किस तरह से एक चरण दर चरण आगे बढ़ता है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे डिटेल में। अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप मेरे WhatsApp पर मैसेज कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम लिंक में आप ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर ही आपको फ्री PDF मिल जाएगी नोट्स, एंड आप इसको ईजिली आप इस रिवीजन करने के लिए आपके लिए बेस्ट रहेगा शॉर्ट नोट्स। सबसे पहले आपकी वही सेंसरी मोटर स्टेज, संवेदी पेशी अवस्था, ठीक है, जो कि जन्म से 2 वर्ष तक होती है। जन्म के समय बच्चों में कुछ प्राकृतिक प्रतिक्रियाएं होती हैं, जैसे कि सकिंग, पकड़ना, ग्रैपिंग, पलक झपकाना, रोना आदि, इस तरह की। जब बच्चा होता है, छोटा होता है, पैदा होता है, तो आपने देखा होगा कि बच्चा ना हाथ से कितनी जल्दी सारी चीज़ों को पकड़ लेता है ना, और अपने हाथ को अपने मुंह में देता रहता है, तब करता है, बोतल को, हर चीज़ को पकड़ के मुंह में डालते हैं। कोई भी चीज़ तो उसके हाथ में सबसे पहले मुंह में जाती है, उसको पता ही नहीं होता सही है गलत है क्या है, बट उसको बस मुंह में डालनी होती है। ये सारी चीज़ें, पलक झपकाना, रोना, इस अवस्था में अनजाने में सीखना इनवॉलेंट्री लर्निंग होता है, ठीक है। अनजाने में जिन चीज़ों को बच्चा सीखता है ना, उसको क्या बोलते हैं? इनवॉलेंट्री लर्निंग। ये आपको पॉइंट याद रखना है। ऑब्जेक्ट परमानेंस होता है, वस्तु स्थायित्व होता है। बच्चे समझने लगते हैं कि वस्तुएं सामने ना होने पर भी अस्तित्व में रहती हैं, है ना। जैसे कि छिपे हुए खिलौने को ढूंढना शुरू कर देना, ये तो एग्जाम्पल है छिपे हुए खिलौने का। लेकिन आपने देखा होगा कि बच्चे ने जैसे कि अपनी मम्मा को देखा है, मम्मा जैसे कि काम कर रही होती है, इधर उधर होती है, बच्चे के सामने ना हो, बट फिर भी उसके माइंड में रहता है कि मेरी माँ है, और वो इधर उधर देखता है, बोल नहीं पाता, कुछ नहीं कर पाता, बट आंखों से सर को घुमाकर चारों तरफ देखता है। तो वो उसको पता है कि ये चीज़ मेरे सामने नहीं है, लेकिन अस्तित्व में है, रियल में है ये चीज़, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है? ऑब्जेक्ट परमानेंस में आती है, वस्तु स्थायित्व में आती है ये सारी चीज़ें, जो अस्तित्व में ना होने पर भी, सॉरी, वस्तुएं सामने ना होने पर भी लेकिन अस्तित्व में होती हैं। अब स्कीमा क्या होता है? ये जो सारे पॉइंट्स है ना, इसमें आएंगे, ठीक है, फर्स्ट स्टेज में आएंगे, संवेदी पेशी अवस्था में। स्कीमा बाय बर्थ होता है, दिमाग में जानकारी को व्यवस्थित करने का मानसिक ढांचा होता है, ठीक है, मेंटल स्ट्रक्चर होता है। स्कीमा इन्फॉर्मेशन के छोटे छोटे समूह होते हैं, ठीक है, इन्फॉर्मेशन के छोटे छोटे समूह, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती हैं, एंड उनके छोटे छोटे समूह को ही हम स्कीमा बोल देते हैं, जो बच्चों के अंदर बाय बर्थ होती है। इमिटेशन, अनुकरण, बच्चा दूसरों की नकल करके सीखता है।
जो बच्चा देखता है वही काम वो करता है। सुना होगा आपने कि बच्चे को ना सिखाने से नहीं, बच्चा देख के सीखता है। आप उसके सामने जो बिहेव करोगे बच्चा वही कॉपी करेगा। अगर आप बेड पे बैठ के खाना खाते हो तो बच्चा भी बेड पे बैठ के खाना खाएगा, ठीक है। अगर आप पढ़ते हो, हम मेरी छोटी सी बेटी है, वो देखती है कि है ना मम्मा झाड़ू लगाती है, दादी इस काम को करती है, तो वही सेम चीज़ रिपीट करती है, सेम पैटर्न फॉलो करती है कि कौन क्या काम करता है वही चीज़, ठीक है। बेलन से रोटी बनाती है, उसने मुझे देखा है, अब वो बेलन लेकर ना वो फर्श पे ऐसे बेलन रोटी बनाती है उससे। तो बच्चा जो देख रहा है ना वही चीज़ सीख रहा है। तो इसी को बोलते हैं इमिटेशन, मतलब बच्चा अनुकरण करके सीखता है, मतलब जो बच्चा देखता है उसी चीज़ को वो फॉलो करते सीखता है। डिफर्ड स्टिमुलेशन, विलंबित उत्तेजना, किसी उत्तेजना को तुरंत ना देकर कुछ समय बाद देना। इसका मतलब होता है कि बच्चे ने कोई चीज़ देखी किसी को करते हुए, बट उसको वो तुरंत नहीं करता है, थोड़ी देर बाद करता है या कुछ समय बाद करता है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है, कहानी सुनने के बाद कुछ देर बाद बच्चे से पूछना कहानी में क्या हुआ। इसमें तो एग्जाम्पल है कि बच्चे से पूछा। इन रियल में आपने देखा होगा कि जैसे कि मैं अपनी बेटी का एग्जांपल दूं तो उसने मुझे देखा, मैं जो कबर्ड है उसको क्लीन कर रही थी, वो एवरीडे मुझे इस चीज़ को करते देखती है, लेकिन वो तुरंत उस काम को करना शुरू नहीं करती। जैसे कि उसने, मैं अभी कर रही हूँ जस्ट, एंड उसने मुझे देखा तो उसने वो काम अभी करना शुरू कर दिया, नहीं। 3 से 4 दिन बाद मैंने देखा वो अचानक से कपड़ा लेकर और वो डस्टिंग करने लग गई, सारी चीज़ों को पहुँच रही थी। वही चीज़ कि जो बच्चा तुरंत ना देकर कुछ समय बाद देता है, ठीक है, तुरंत रिएक्ट नहीं करता उस चीज़ पे, उसने जो देख लिया उस काम को करेगा, उसे पता है वो चीज़ उसके माइंड में सेट हो चुकी है, बट वो कुछ समय बाद उस चीज़ को करता है। ये चीज़ ना, अगर आपको ये साइकोलॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजी अगर आपको पढ़नी है तो हमेशा अपने आसपास के बच्चों को ऑब्जर्व करो, एंड आपको ना ये चीज़ रटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप ऐसे ही सीख जाओगे। ऑब्जेक्ट परमानेंस, अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, वस्तुओं के ऑब्जेक्ट परमानेंस का अर्थ बताइए। तो वस्तुओं के आकार और रंग पहचानना, वस्तुएं सामने ना होने पर भी अस्तित्व में रहती हैं। भाषा और संख्या की समझ विकसित करना, वस्तुओं को छूकर महसूस करना। तो ऑब्जेक्ट परमानेंस का मतलब क्या था, वस्तुएं सामने ना होने पर भी अस्तित्व में रहती हैं। जो मैंने आपको मम्मा का और बेटी का एग्जाम्पल दिया था कि मम्मा सामने नहीं होती बट बच्चे को पता है माँ है, तो और वो उसको पता होता है और वो चारों तरफ देखता है उस चीज़ के बारे में। या फिर कोई टॉय है, वो छुपा दिया आपने एंड फिर पूछा कि अच्छा बेटा ये हाथी कहाँ है, उसको पता है ना कि हाँ हाथी है, और वो उसको ढूंढेगा चारों तरफ। ये क्वेश्चन है, कौन सी स्ट्रेटेजी पियाजेट के दृष्टिकोण के खिलाफ है। हैंड्स ऑन लर्निंग, पीयर डिस्कशन, एब्स्ट्रैक्ट लेक्चर देना, प्री ऑपरेशनल स्टेज में आता है, ये थिंकिंग लेवल में थोड़ा ऊपर टास्क देना। तो कौन सी, इसका आंसर होगा आपका सी। अब आ जाती है सेकंड, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसके अंदर जो स्टेजेस हैं, ये स्टेजेस के अंदर जो सब स्टेजेस हैं, जो पॉइंट्स हैं, वो काफ़ी सारे हैं, तो आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। सबसे पहले आते हैं सिंबॉलिक थिंकिंग, प्रिटेंड प्ले, ठीक है, बच्चा इमेजिनरी खेल खेलता है। एग्जाम्पल, डिब्बे को कार या घर मान लेता है, ठीक है। वो एक तरीके से बच्चा ना अपनी ही दुनिया में अलग मस्त खोया हुआ रहता है। कोई भी चीज़ होती है, कोई बॉक्स है ना, तो उसने उसी को कार बना लिया और उसी से वो खेल रहा है, उसको लग रहा है कि यही कार है, ठीक है। उसकी जो थिंकिंग है ना, सिंबॉलिक थिंकिंग, जो चीज़ें होती हैं, जो चीज़ें सिंबल्स होते हैं, उनको देखकर एक गेम बना लेना, अपनी एक अलग ही इमेजिनेशन दुनिया क्रिएट कर लेना। वो चीज़ क्या 2 से 7 वर्ष की अवस्था में बच्चे की डेवलप होती है। इंट्यूटिव थॉट्स, 4 से 7 वर्ष में बच्चा छोटी छोटी गणनाएं सीखता है। साइन जो होते हैं, जो प्लस माइनस के होते हैं, सिंबल्स होते हैं, बच्चे सिंबल्स के बेस पर सीखता है। थॉट्स को जैसे कि हम बोल देते हैं इंट्यूटिव थॉट्स बच्चे के कौन से होते हैं, जैसे कि हमने बोल दिया कि अगर आपने ये काम नहीं किया तो भगवान जी आपको पनिश करेंगे, ठीक है। तो उसके माइंड में है, एक थॉट आ गया इंट्यूटिव थॉट कि हाँ मुझे ये चीज़ मतलब करनी है। अब पॉइंट आता है अहम केंद्रिता, बच्चे दूसरे के नज़रिए को समझ नहीं पाता। इसके अंदर ये होता है कि बच्चे क्या सोचते हैं, मैं जो कह रहा हूँ वही होना चाहिए, मैं जो सोचता हूँ वही सही है। बच्चे अपने विचारों तक सीमित रहते हैं, अपने ही वो बॉस होते हैं, ठीक है। जैसे कि उनको किसी और चीज़ से मतलब है ही नहीं। उन्होंने अगर एक चीज़ के लिए बोल दिया कि ये चीज़ मुझे चाहिए, ये चीज़ मेरी है, तो वो है, यही होना चाहिए। अगर उन्होंने बोल दिया ना कि यहाँ से पानी गिरता है तो बस वहाँ से पानी गिरता ही है। बच्चों का ये चीज़ रहता है, मतलब एक ही चीज़ पर वो फोकस करते हैं, बस एक ही चीज़ पर। अक्सर ना ये 2 पॉइंट में कंफ्यूजन बहुत रहता है, अहम केंद्रियता एंड केंद्रण में। सेंट्रेशन एंड ईगो सेंट्रिज्म में होता है। इन दोनों में डिफरेंस ये होता है कि ईगो सेंट्रिज्म में ये होता है कि जो बच्चा होता है ना, वो बस ये सोचता है कि मैं जो कह रहा हूँ, मैं जो कर रहा हूँ वो ही सही है। वो अपने आप को मेन बॉस लीडर मान के चलता है कि सारी चीज़ें मेरे अकॉर्डिंग होनी चाहिए, मैं जो बोल रहा हूँ वही सारी चीज़ें सही है, ठीक है, वही होना चाहिए। बच्चे अपने ही थॉट्स तक सीमित रहते हैं। एंड ये जो होता है केंद्रण, इसमें क्या होता है कि बच्चा एक ही पहलू पर ध्यान देता है, बाकी चीज़ों को नज़रअंदाज कर देता है। अब इसका एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं, डिफरेंस को समझिएगा कि
इसके अंदर जैसे कि फॉर एग्जांपल टीवी है ना, बच्चे को टीवी चाहिए, टीवी चला दी उसके सामने, तो अब वो टीवी देख रहा है, तो अब उसके सामने आप कुछ भी कर लो, नाच लो, गा लो, दूसरी चीज़ उसको उसके सामने लाकर रख दोगे, तो भी उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ना वो इधर देखेगा, ना उधर देखेगा, ना वो किसी की आवाज़ सुनेगा, उसका ध्यान सिर्फ़ टीवी पर है। उसका फ़ोकस सिर्फ़ एक पॉइंट पर है, वो है उसकी टीवी, उसके अलावा उसे और कुछ नहीं देखना। तो ये होता है सेंट्रेशन, यानी बच्चा सिर्फ़ एक ही पॉइंट, एक ही चीज़ को पकड़ के बैठ गया, उसी के ऊपर उसका 100% फ़ोकस है, वो कहीं नहीं देख रहा। बाकी चीज़ों को बिल्कुल ब्लर कर देता है, नज़रअंदाज कर देता है। तो ये होता है सेंट्रेशन, ठीक है। एंड आई होप आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझ में आ गया होगा, क्योंकि क्वेश्चंस इस तरह से बनते हैं कि बहुत ही नज़दीकी के ऑप्शंस को उसमें रखा जाता है और हमेशा बच्चे कंफ्यूज होते हैं इन दोनों पॉइंट्स को लेकर। जानेंगे एडेप्टेशन की। इसके अंदर ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें भी बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। एडेप्टेशन, अनुकूलन। अनुकूलन वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा बच्चा बाहरी वातावरण के साथ तालमेल बिठाता है। इसके दो मेन पॉइंट्स होते हैं। एडेप्टेशन को ऐसा समझिए कि समाज के अनुसार एडजस्ट करने की बच्चा कोशिश करता है, जो चीज़ें सोसाइटी में होती हैं सही, कि अच्छा ये चीज़ है, ये यहाँ पर होती है, तो हम भी इसी तरीके से करें। आपने देखा होगा पेरेंट्स अक्सर बच्चों को बोलते हैं कि बाहर जाने के लिए कि ये चीज़ मत करो, अरे लोग क्या कहेंगे, अरे ये चीज़ हमारे यहाँ नहीं होती। तो उस तरीके से बच्चे उस बिहेवियर को समझने लगते हैं एंड अपने आप को उस माहौल में एडजस्ट करने लगते हैं। इसके दो मेन पॉइंट्स होते हैं, आत्मसातकरण एंड समायोजन, एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन। इसमें कंफ्यूजन होते हैं, इसको ज़रा ध्यान से पढ़िएगा। आत्मसातकरण, यह पहले से मौजूदा स्कीमा, मेंटल स्ट्रक्चर में एक नई अवधारणा या अनुभव को जोड़ने की एक प्रक्रिया है। मतलब कि पूर्व ज्ञान, जो पहले से हमें जो ज्ञान है उसके आधार पर नया ज्ञान विकसित करना। इसका एग्जाम्पल ऐसे समझिए कि एक छोटी सी चिड़िया, बच्चा जानता है कि ये एक चिड़िया है, एक पक्षी है, और उसने आसमान में उड़ते हुए एक जहाज को देखा और वो उसे भी चिड़िया समझ बैठा, ठीक है। उसको लग रहा है कि वो भी चिड़िया है, तो वो अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर, जो पहले से विकसित है, इसके आधार पर एक नया ज्ञान विकसित करने की कोशिश कर रहा है। जब उसको किसी ने समझाया, उसने इतना आइडिया तो लगा लिया कि ये चिड़िया जैसा दिख रहा है, ये चिड़िया जैसा है, वो सोच रहा है, लेकिन किसी ने उसको बताया कि नहीं, उसकी माँ ने या फैमिली में से कि चिड़िया नहीं है, ये प्लेन है, चिड़िया से अलग है। उसने बस इस आधार पर कि चिड़िया भी आसमान में उड़ती है और प्लेन भी आसमान में उड़ रहा है, तो ये भी चिड़िया, ये भी पक्षी हो सकता है। इस आधार पर उसने एक नया ज्ञान विकसित करने की कोशिश की, और जब उसको एक सही गाइडेंस मिल गई, सही डायरेक्शन मिल गई कि ये चिड़िया नहीं प्लेन है, तो उसको एक नया जो ज्ञान है वो विकसित हो गया। यानी कि एसिमिलेशन का मतलब यही होता है कि जो पूर्व ज्ञान होता है, पहले से जो चीज़ें विकसित होती है, पूर्व ज्ञान के आधार पर एक नया ज्ञान विकसित करना, एसिमिलेशन होता है। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं समायोजन, एकोमोडेशन। ये नए अनुभव के अनुकूल मौजूदा स्कीमा में संशोधन, चेंज करने की प्रक्रिया है। मतलब कि हमें पहले से जो पूर्व ज्ञान है, हमें जो पहले से हमने जो चीज़ें सीखी हुई है, बच्चे ने जो चीज़ें सीखी हुई हैं, उसी के अंदर चेंज कर देना, ठीक है, उसी के अंदर थोड़ा सा परिवर्तन कर देना, उसी को बोलते हैं एकोमोडेशन। इसका एग्जाम्पल लेते हैं बस और ट्रक का। बस है, बच्चा बस के बारे में जानता है, मतलब उसको पहले से एक जानकारी है, ज्ञान है, और उसने ट्रक को देखा, वो बस और ट्रक दोनों को एक जैसा समझ रहा है, ठीक है। लेकिन हमने थोड़ा सा बता दिया, उसको एग्जाम्पल दे दिया कि बस जो होता है वो सवारियों को ले जाने का काम करता है, ट्रक सामान को ले जाने का काम करता है। तो उसने पूर्व ज्ञान को ही परिवर्तित कर लिया, यहाँ पर बस से ट्रक को उसने समझ लिया, बस थोड़ा सा चेंज कर देना किसी भी पूर्व ज्ञान के अंदर। तो यही होता है आपका एकोमोडेशन। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे जीववाद के बारे में, एनिमिज्म। जब बच्चे निर्जीव वस्तुओं जैसे गुड़िया या खिलौने और जीवित वस्तुओं के बीच अंतर नहीं कर पाते हैं, तो इसको बोलते हैं हम जीववाद। जैसे कि आपने गुड़िया या खिलौने, जैसे छोटा बच्चा है ना, मैं इसका एग्जांपल अपनी बेटी का दूंगी कि एक वो है, एक टॉय है, एलिफेंट है। तो जैसे मैं अपनी बेटी को सुलाती हूँ कि सो जाओ, तो मैं उसको बोलती हूँ कि आधे आ चलो हम इसको सुलाते हैं। उसको नहीं पता कि ये निर्जीव है या सजीव है, उसको उस अंतर का नहीं पता, निर्जीव और सजीव वस्तुओं के अंतर को वो नहीं जानती। उसने देखा कि मम्मा छोटे बेबी को, यानी कि मुझे सुलाती है, तो ये मुझसे छोटा बेबी है, छोटा बेबी, इसको भी हम सुला लेते हैं, ठीक है। तो यही होता है जीववाद, जब बच्चा सजीव और निर्जीव चीज़ों के बीच में डिफरेंस नहीं कर पाता। पढ़ते हैं जादुई चिंतन, मैजिकल ट्रांसट्रक्टिव थिंकिंग। इसमें बच्चे क्या करते हैं, बच्चों को यह विश्वास कि उनके विचारों या कार्यों को दुनिया पर जादुई प्रभाव पड़ता है। मतलब बच्चे क्या सोचते हैं कि जैसा वो सोचते हैं एंड वो जो बोलते हैं वो एकदम मैजिकल चीज़ें होती हैं, और हम जो बोल रहे हैं एकदम करेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल कि बच्चे ने अपनी मम्मा को बोला कि मम्मा ये चीज़ ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, या फिर ये चीज़ ऐसे ऐसे होती है, और मम्मा ने बस बच्चे की उसको खुश रखने के लिए बोल दिया हाँ हाँ ये यस यस, हम बच्चे की हाँ में हाँ मिला देते हैं ना, तो बच्चे को उससे क्या लगता है कि हाँ मैं जो बोल रहा हूँ वो एकदम सही है, ये एकदम करेक्ट है। अगर वो बोल देगा कि ये जो मिरर है, अब हम पढ़ते हैं जादुई चिंतन, मैजिकल थिंकिंग। बच्चों का यह विश्वास कि उनके विचारों का कार्य को दुनिया पर जादुई प्रभाव पड़ता है। मतलब बच्चों की थिंकिंग ऐसी होती है, छोटे बच्चे की, वो जो कर रहे हैं वो एकदम बेस्ट है। अगर बच्चा खेल भी रहा होता है ना, हम लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं। अगर उसने एक शॉट मारा, बैट बॉल खेल रहा है, हम चिल्लाएंगे वाह बहुत अच्छा बहुत अच्छा, तो बच्चों को लगता है कि वाह मैंने कितना अच्छा मैजिक कर दिया, है ना। या फिर मिरर में अगर खुद को देखा कि ये कितनी, इसमें से जैसे पानी गिरेगा, इस तरह की चीज़ें वो अपने आप ही क्रिएट करते रहते हैं। अगर उन्होंने कोई छोटा सा काम कर भी दिया ना, तो वो चीज़ भी उनके लिए ऐसी लगती है, उन्हें ऐसा लगता है कि पता नहीं दुनिया का कितना बड़ा काम हमने कर दिया, खुद से खुश होते हैं और चिल्लाने लगते हैं। बहुत सारी चीज़ें वो ऐसी करते हैं, मतलब उनके लिए
सारी चीज़ें एकदम मैजिकल होती है, ठीक है। ऊपर आसमान में स्टार्स को देखते हैं, मून को देखते हैं, तो वो उसको कुछ और ही समझ बैठते हैं और वो बोलते हैं कि जो हम बोल रहे हैं यही एकदम चीज़ें ठीक है। नेक्स्ट है आपका डिफिकल्टी विद रिवर्सिबिलिटी। बच्चे मानसिक रूप से कार्यों को उलटने, जैसे कि 2+3 5 है या फिर 5-2 का, यह समझने में संघर्ष करते हैं, है ना। उनको समझ नहीं आता है चीज़ों को, मतलब उल्टा पलटी चीज़ों को रिवर्स कर दो तो उनको ये चीज़ समझ में नहीं आती है। अगर आप लिख देंगे 25, है ना, और आप लिख देंगे 52, तो नंबर्स 2 और 5 उसमें भी दिखेगा, एंड 5 और 2, 2 और 5 उसमें भी दिख रहा है, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कोई कौन सा 25 है, कौन सा 52 है। तो ये वाली जो थिंकिंग है ना, वो अभी इनकी डेवलप नहीं होती है इस स्टेज पर। अब नेक्स्ट है आपका लैक ऑफ कंजर्वेशन, संरक्षण का अभाव। बच्चे यह नहीं समझ पाते कि किसी वस्तु का आकार बदलने पर उसका आयतन संख्या स्थिर रहती है। फॉर एग्जाम्पल कि आपने एक छोटा जग लिया, उसके अंदर आपने 1 लीटर पानी डाल दिया, एंड आपने एक बड़ा जग लिया, उसके अंदर भी आपने 1 लीटर पानी डाल दिया। तो बच्चा ना, अगर आप पूछेंगे ना कि बताओ बेटा पानी किसमें ज़्यादा है, तो वो बड़ा वाला जो जग होगा ना, बड़ा वाला जो जग होगा उस पर ही वो हाथ लगाएगा कि इसके अंदर पानी ज़्यादा है, क्योंकि उसको बस ये दिख रहा है कि इसका साइज़ बड़ा है, ठीक है। तो उसको ये दिख रहा है कि इसका साइज़ बड़ा है, इसलिए उसके लिए पानी इसके अंदर ज़्यादा है। वो ये नहीं समझ पाता, ये नहीं सोच पाता कि पानी की जो क्वांटिटी है दोनों के अंदर सेम है। तो ये वाली थिंकिंग बच्चों की डेवलप नहीं हो पाती है, लैक ऑफ कंजर्वेशन वाली कंडीशन रहती है। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं कि लैक ऑफ कंजर्वेशन जैसे पॉइंट है, ठीक है, रिवर्सिबिलिटी और मैजिकल थिंकिंग, ये सारे पॉइंट किसके अंदर आते हैं। नेक्स्ट है आपका सेंट्रेशन, किसी स्थिति के केवल एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करना और दूसरे की उपेक्षा करना। इसका एग्जांपल हम देते हैं, जैसे कि बच्चा, छोटा बच्चा, जब वो एक बार उसको टीवी की लत लग गई, वो टीवी उसको देखना है बच्चे को, आपने उसके सामने टीवी चला दी, ठीक है, बच्चा मजे से बैठ के टीवी देख रहा है। अब आप उसको कितने भी टॉयज लाकर दे दो, उसको आवाज दे लो, कुछ भी कर लो, बच्चा ना इधर देखेगा ना उधर देखेगा, उसका फोकस सिर्फ टीवी पर रहता है, उसको किसी दूसरी चीज से कोई मतलब नहीं है। दूसरी चीजों को वो इतना फॉर ग्रांटेड लेता है कि बस उसका ध्यान एक ही चीज पर केंद्रित रहता है। केंद्रीकरण, ये इसको याद रखना ही आसान है, मतलब एक ही पॉइंट पर बच्चा फोकस करता है ना। तो यही होता है इसके अंदर, किसी स्थिति के केवल एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करना और दूसरे की उपेक्षा करना, दूसरी चीजों पर ध्यान ही नहीं देना कि हाँ ये तो बेकार है, इससे कुछ नहीं होता, इग्नोर करना, ये चीज रहती है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, अब इसकी तीसरी स्टेज है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, जो कि 7 से 11 वर्ष की उम्र तक होती है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था में बच्चा तर्क करना शुरू करता है, लेकिन केवल ठोस विजिबल वस्तुओं के साथ। विजिबल वस्तु यानी कि जो वस्तुएं उसको दिख रही हैं, सामने प्रेजेंट है, उन चीज़ों को लेकर वो उसकी जो थिंकिंग है वो एकदम कॉन्क्रीट हो जाती है, उसको तर्क करना शुरू कर देता है, उसके बारे में चिंतन करना, सोचना, चीज़ों को एक्सप्लेन बहुत अच्छे से करने लग जाता है, वो समझने लग जाता है। मूर्त चिंतन होता है इसमें, गणितीय गणना, मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, पलटावीपन का विकास हो जाता है, रिवर्सिबिलिटी का विकास हो जाता है। ये जो आपने ऊपर देखा था यहाँ पर डिफिकल्टी विद रिवर्सिबिलिटी, तो ये यहाँ पर क्या होता है, डिफिकल्टी होती है बच्चों को इन सब चीज़ों को समझने में। लेकिन जब बच्चे 7 साल से 11 वर्ष की अवस्था में होता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होता है, तो उसके अंदर इन सारी चीज़ों की समझ पैदा हो जाती है, रिवर्सिबिलिटी को समझ में लगने लगता है। जैसे कि अगर 25 है, मैंने यहाँ 52 लिख दिया, तो बच्चा कंफ्यूज नहीं होगा, उसको पता है कि ये 25 है, ये 52 है, अलग अलग नंबर्स हैं, बस ये इसको उसको ये वाली समझ आ जाती है। खेल सामाजिक भावना का विकास, सामाजिक भावना का विकास हो जाता है। औपचारिक, अब फोर्थ स्टेज है आपकी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल, जो कि 11 से 14 वर्ष की अवस्था मानी जाती है। इस अवस्था में किशोरों में उच्च स्तरीय मानसिक योग्यता का विकास होता है। परिकल्पित परिकल्पित निगमनात्मक तर्क, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग, इसका भी विकास हो जाता है। अपसारी चिंतन, डाइवर्ट थिंकिंग, दो होती है, एक होती है अपसारी, एक होती है अभिसारी, इसमें भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। डाइवर्ट थिंकिंग वो होती है जिसमें बच्चा चीज़ों को बहुत ज़्यादा डिटेल में सोचने लगता है, बहुत डीप स्टडी करने लगता है, बहुत डीप थिंकिंग करने लगता है। फॉर एग्जाम्पल इस थिंकिंग को ऐसे समझते हैं कि एक होता है आपका एमसीक्यू, ठीक है, एक 1 लाइन आंसर होता है, 1 लाइन क्वेश्चन होता है, उसका जस्ट आपने एक आंसर दे दिया, तो वो होती है आपकी अभिसारी अभिसारी चिंतन, मतलब आपको ज़्यादा कुछ सोचना ही नहीं है, बस एक शब्द में आपने किसी चीज़ का उत्तर दे दिया। और एक होता है अपसारी चिंतन, इसका मतलब होता है कि एकदम डिस्क्रिप्टिव लिखना, बहुत डिटेल में आपसे कोई क्वेश्चन पूछा गया एंड आपने उसको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है, 1 वर्ड में आपने जवाब नहीं दे दिया। तो जिसका जवाब 1 वर्ड में नहीं दिया जाता, एक्सप्लेन बहुत ज़्यादा करके दिया जाता है, उसी को बोलते हैं अपसारी। और बच्चे की ये वाली जो थिंकिंग है वो चौथी अवस्था औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में जाकर डेवलप हो जाती है। बच्चा विचारों को बहुत गहराई से सोचता है, हर चीज़ का जवाब पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ वो देता है और ऐसी ही वो थिंकिंग करता है। अमूर्त चिंतन, लॉजिकल एंड एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बच्चों की डेवलप हो जाती है इस अवस्था के अंदर। ये मेन पॉइंट्स हैं, आपको इनको याद जरूर रखना है क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ से बनता है कि अमूर्त चिंतन बच्चों का किस अवस्था में विकसित होता है, बच्चे किस अवस्था में अमूर्त चिंतन कर पाते हैं, तो वो है आपकी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इस तरह से यूपी टेट में क्वेश्चन बनते हैं। अब हम कुछ एमसीक्यू कर लेते हैं। पियाजे के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा नई जानकारी को मौजूदा मानसिक संरचनाओं में फिट करने के लिए समायोजित किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा एसिमिलेशन। जब हम पुरानी जानकारी में नया जोड़ते हैं बिना उसे बदले तो आत्मसातीकरण कहा जाता है। ये जस्ट मैंने भी आपको ऊपर पढ़ाया था। घोड़े को देखकर 3 साल का बच्चा चिल्लाया, वह इतना बड़ा कुत्ता। पियाजे के अनुसार यह किसका उदाहरण है? मैंने आपको चिड़िया का और प्लेन का उदाहरण दिया था ना, तो वही यहाँ पे घोड़े को देखकर 3 साल का बच्चा चिल्लाया, वह इतना बड़ा कुत्ता। तो ये किसका है? ये भी एसिमिलेशन, आत्मसातकरण।
बच्चे ने घोड़े को अपने कुत्ते वाले पुराने स्कीमा में फिट कर लिया था। सुनीता ने चम्मच से खाना सीख लिया। जब उसकी माँ ने उसे कांटा फोंक देती है तो वह तुरंत उससे खाना शुरू कर देती है। सुनीता ने कांटे को अपने स्कीमा में क्या किया, तो इसका क्या हो जाएगा, एसिमिलेट किया। मतलब पहले ना उसको चम्मच से खाना सिखाया, ठीक है, फिर उसकी मम्मा ने उसको कांटा दिया फोक से उसको, तो उसको पता था कि चम्मच से कैसे खाते, तो उसके स्कीमा में ये चीज़ थी। स्कीमा क्या होता है, छोटी छोटी जानकारियों का समूह दिमाग में जब इकट्ठा कर लेता है बच्चा, वही स्कीमा होता है। तो इसके बेसिस पर ही उसने क्या कांटे से खाना भी सीख लिया। तो ये क्या होता है, एसिमिलेट, उसने एसिमिलेट किया। मैं आपको यहाँ पर ये सोच रहे होंगे कि सबका एक ही सेम ऑप्शन है, तो आप ये देखिए कि आंसर सबका सेम है, लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका कितना अलग है। हर एक क्वेश्चन को कितने अलग तरीके से पूछा गया है। तो यहाँ से आपको आइडिया मिलेगा कि यूपी टेट के पीवाईक्यू है, ये यूपी टेट में पूछे जा चुके हैं एंड सी टेट में, कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं। मतलब सेम आंसर है बट उसको पूछने का तरीका कितना अलग अलग है। एक नेक्स्ट है, एक बच्चा मानता है कि पौधे मनुष्य की तरह मुंह से पानी पीते हैं। ये किसका उदाहरण है, मैंने जस्ट अभी आपको इसका एग्जाम्पल भी दिया था, निर्जीव और सजीव वाला। मैंने अपने बेबी का एग्जाम्पल दिया था कि उसको नहीं पता